तो हेलो गाइज, आप सभी का टीजीआर फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने 133 दिन से भी ज्यादा समुद्र के अंदर सरवाइव किया था और कोई भी खाने पीने का सामान ना होने के बावजूद आखिरकार ये इंसान 133 दिन तक कैसे लगातार जिंदा रहा है। दरअसल बात है साल 1942 की, जब 3 मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो समुद्र के अंदर एक ऐसा दृश्य देखते हैं जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो लोग देखते हैं कि समुद्र के बीचों बीच में कमजोर और बूढ़ा इंसान एक लकड़ी की नाव पर बैठकर मदद की भीख मांग रहा है और इस सिचुएशन से निकलने के लिए इस इंसान के पास एक टी शर्ट है जिसकी मदद से वो मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। और इन सब हालात को देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसी के कुछ दिनों बाद एक ट्रांसलेटर की मदद से कहानी सामने आई थी जिसमें पता लगा था कि इंसान कोई और नहीं बल्कि जोधा पूमलिन है और जिसने 133 दिन से भी ज्यादा समुद्र के अंदर सर्वाइव किया था। लेकिन इसके बाद हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिरकार इस इंसान इतने दिनों तक समुद्र के अंदर जिंदा कैसे रहा था और ना कोई खाने पीने का सामान होने के बावजूद। लेकिन ये कहानी जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये जोधा पूमलिन कौन था और इस समुद्र के अंदर कैसे गया था। साल 1918 में चीन के हायन आइलैंड में पूमलिन का जन्म होता है और उस समय चीन में विश्व युद्ध और फ्लू महामारी जैसी बीमारी चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद पूमलिन और उसके फैमिली की लाइफ काफी मजे से बीत रही थी। लेकिन साल 1920 में जापान चीन पर हमला कर देता है और जापान के हमला करने के बाद ही पूमलिन की हंसती खेलती जिंदगी में स्टॉप लग जाता है और उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है और इनके हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि जिससे सर्वाइव करना इनका काफी मुश्किल हो रहा था। और इस चीज को देखते हुए पूमलिन के पिता ने पूमलिन के सारे फैमिली मेंबर को मलेशिया भेज दिया था और इसके बाद पूमलिन ब्रिटेन के मर्चेंट नेवी में नौकरी ये सोचकर ज्वाइन करता है कि जापानी साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकेगा। लेकिन समुद्र के ऊपर उसकी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली थी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद पूमलिन के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पूमलिन जहाँ पर काम करता था उसके जो सीनियर और मैनेजर थे उसकी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा तंग करते थे। असल में होता ये था कि पूमलिन के जो भी टीम मेंबर थे उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब था। वो पूमलिन के साथ बहुत बदतमीजी से बात करते थे और साथ ही गलत व्यवहार करते थे जिससे पूमलिन काफी ज्यादा तंग आ चुका था। और इन सब चीजों को देखने के बाद पूमलिन बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। 1937 में पूमलिन ने ये डिसाइड किया था कि वो इस जॉब को छोड़ देगा, इसके बाद वो एक दूसरी जॉब करेगा। और मैं आपको बता दूं कि पूमलिन एक अच्छी नौकरी की तलाश में इस दौरान उसने अपना गुजारा करने के लिए मैकेनिक की भी नौकरी की थी। लेकिन जब जापान वहाँ पर भी कब्जा करने की कोशिश करता है तो पूमलिन वहाँ की भी नौकरी छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और इसी के लगभग 4 साल बाद ही पूमलिन 1941 में एक डिसीजन लेता है और इस दौरान पूमलिन को काफी सारे जापानी हमलों से अपनी जान बचानी पड़ी थी। फिर 1942 में पूमलिन को एक काफी बड़े ट्रांसपोर्ट शिप पेनलो माउंट में एक नौकरी मिल जाती है और इसी के साथ ही ये शिप 420 फीट लंबी थी और साथ ही 4500 टन वजन थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये शिप फौज ले जाने का काम किया करती थी। लेकिन फिर साल 1943 में इस शिप को अफ्रीका के केप टाउन से लगभग 15,000 मील की दूरी में न्यूयॉर्क सिटी जाना था। हालांकि इतनी बड़ी शिप होने के बावजूद इस शिप के पास अपनी सेफ्टी के लिए कोई खास वेपन नहीं मौजूद थे, बल्कि इसके पास छोटी गनें मौजूद थी। और साथ ही शिप में सवार सभी लोगों को ये भी पता था कि अगर इस दौरान इस शिप में हमला हो जाता है तो उनके बचने की उम्मीद बहुत कम होगी। और दूसरी बात यह है कि शिप की गति भी बहुत ज्यादा धीमी थी और साथ ही इसको बैलेंसिंग करने के लिए दोनों टैंक में पानी भरा गया था। और इस दौरान ये शिप समुद्र के बहुत मशहूर रास्ते से गुजरने वाली थी और दरअसल इस जगह पर जापान की मशहूर सबमरीन इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों का शिकार किया करती थी। लेकिन इसी के कुछ दिनों बाद ही जर्मन के एक सबमरीन इस शिप को ढूंढ लेती है, जिसके बाद जर्मन के इस सबमरीन के कैप्टन ने शिप को एक मैसेज भेजा था जिसमें कहा था कि वो लोग सरेंडर हो जाए। लेकिन फैमिली माउंट शिप की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं दिया गया था। इस चीज को देखते हुए जर्मन सबमरीन के कैप्टन काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और उन्होंने इस शिप पर हमला करने का डिसीजन ले लिया था और इसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई का माहौल बन जाता है। और इसके अगले पल ही जर्मन सबमरीन से 2 टॉर्पीडो निकलते हैं जो कि शिप पर हमला करने के लिए भेजे गए थे और ये टॉर्पीडो शिप के अगले हिस्से पर जाकर टकराते हैं, जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और ये धमाका इतना तेज था जिसमें 54 क्रू मेंबर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस दौरान लिम के हाथ एक लाइफ जैकेट लग जाता है जिसको पहनकर वो समुद्र के अंदर छलांग लगा देता है और वो समुद्र के अंदर तैरकर आगे जा रहा था। ये मंजर इतना ज्यादा डरावना था कि जिसको सोच कर ही लिम को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। लेकिन वो डूबती हुई शिप से काफी दूर जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी सारी जान लगाकर समुद्र में तैरकर आगे जा रहा था ताकि वो आसानी से अपनी जान बचा सके। और इतना लंबा सफर होने के कारण लिम को आखिरकार थक हार कर एक जगह पर रुकना पड़ा था। लेकिन तभी लिम की नजर एक लकड़ी की राफ्ट पर जाती है जो कि 8 बाई 8 फीट की लंबी और चौड़ी होती है, जो कि देखने में सही सलामत लग रही थी। और इसी के बाद ही लिम इस लकड़ी की राफ्ट के पास जाता है, इसके बाद अपनी सर्वाइव करने की जिंदगी शुरू करता है। लेकिन अब रात हो चुकी थी और अंधेरा काफी ज्यादा होने के कारण लिम को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और साथ ही जगह से जो सूखी जमीन की दूरी थी वो लगभग 250 मील दूर थी, जो कि साउथ की तरफ थी। और साथ ही पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण राफ्ट उत्तर की तरफ बढ़ती जा रही थी, जो कि यहाँ से 500 मील दूर थी, जो कि ब्राजील में था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद लिम अब लकड़ी की राफ्ट पर बैठकर अपनी सर्वाइवल भरी जिंदगी को शुरू करता है। लेकिन इस दौरान लिम बार बार दूर
दूर तक देख रहा था ताकि मदद के लिए किसी से मदद मांगी जा सके, लेकिन लिम को दूर दूर तक ना कोई इंसान दिख रहा था और साथ ही ना ही कोई आइलैंड मौजूद था जहाँ पर वो जाकर अपनी जान बचा सके। लेकिन इसी दौरान लिम की नजर राफ्ट पर पड़ी सर्वाइवल किट पर पड़ती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुरक्षित लग रही थी। और इसके बाद जब लिम इस सर्वाइवल किट को खोलता है तो उसके अंदर एक फ्लेयर गन, एक 2 इलेक्ट्रिक कुकिंग पॉट्स और साथ ही एक टूटी लाइट मिलती है। और इसी के साथ इस किट के अंदर 11 लीटर गैलन वाटर के साथ एक शुगर कैन का डब्बा भी मिला था। और इतना सारा सामान देखकर लिम काफी ज्यादा हैरान हो जाता, लेकिन लिम अब सोचता है कि इतनी बड़ी शिप के डूब जाने के बाद मर्चेंट नेवी ऑपरेशन शुरू करेगी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात लिम के लिए ये थी, कार लकड़ी की 8 फीट राफ्ट के लिए कोई इतना ज्यादा सामान क्यों रखेगा। और इन सभी टूल्स की मदद से लिम अपनी सर्वाइवल भरी जिंदगी को शुरू कर देता और इन टूल की मदद से काफी आसानी से मदद भी मांग सकता था। और कई दिनों तक ओशियन में सर्वाइव करने के बाद लिम के पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था। तो यहाँ पर लिम अपने दिमाग से काम लेते हुए बारिश के पानी को इकट्ठा करने लगा था ताकि अपनी प्यास को बुझाई जा सके। और साथ ही पेट भरने के लिए वो समुद्र की मछलियों को पकड़कर अपना भोजन बनाकर उनको खाने लगा। और इसी के साथ ही ये हालात लिम के साथ कई महीनों तक लगातार बने रहते और इसकी काफी ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन किसी का भी ध्यान लिम पर नहीं गया था जो कि लिम की मदद कर सके। और इतने कठिन हालात में लिम ने 133 दिन से भी ज्यादा समुद्र के अंदर सर्वाइव किया था। लगभग 4 महीने के बाद ही 3 मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, जिनकी नजर लिम पर पड़ती है। और जब वो लिम को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और साथ ही वो काफी ज्यादा बूढ़ा भी हो गया था। और इस दौरान लिम के पास मदद मांगने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था सिवाय एक टी शर्ट के, जिसकी मदद से वो मदद मांग रहा था।